औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, प्यारे बहनों और भाइयों और बुज़ुर्गवारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इस वीडियो में आपको बिज़नेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन पढ़ाऊँगा। ये जिस तरह से मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में सेकंड जो टॉपिक है मेजरमेंट पढ़ाया, ये भी उसी का ऐसा है। लेकिन कल का जो टॉपिक था या कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने सिंपली ये कॉमन लाइफ से जो मिसाल होता है वही उसकी मिसाल मैंने दी है। तो जनाब चलिए जी, आज शुरू कर लेते हैं कि हम लोग एक फर्म के लिए बजट किस तरह से बना लेते हैं। मैंने एक छोटा सा बजट आप लोगों को बना के दिया। ये देखिए, इसका नमूना यहाँ पे है, सॉरी, ये देखें जी, ये एक छोटा सा बजट है जो मैंने बना के दिया है। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें एंट्रीज कैसे करते हैं, और जब आप किसी फोरम या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाता हूँ। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कहते हैं दूसरा मिसाल जो हमारा है उसमें बिजनेस में जो मामलात होते हैं, जो लेन देन होता है, उससे रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन या ये मामला है। लेट्स इमेजिन you own a private business. To manage it successfully, one important step is to prepare a business budget for the upcoming financial year 2025 और 2026। चलिए देखिए जी, इसमें मैंने कहा है, चलिए जी, आप यूँ तस्वुर कर लीजिए कि आप आपके पास एक प्राइवेट फर्म है, और अगर आप इस फर्म को कामयाबी से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए, इस मकसद के लिए आपको बाकायदगी से स्टेप बाय स्टेप एक बजट बनाना पड़ता है। और ये फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं 2025 साल में आने वाला है दिसंबर के महीने में या अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग उसके लिए बुदीजा बना लेते हैं, बजट बना लेते हैं कि भाई अगले साल इस बिज़नेस में या इस फॉर्म में या इस एनजीओ में या गवर्नमेंट एजेंसी में क्या करना है, कितने पैसे लगाने हैं, किस सेक्शन में कितने पैसे लगाने हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कितने, उसके लिए हमें डोनर की तरफ से कितना वो डोनेशन मिला है, उसी डोनेशन के मुताबिक हम लोग अपना वो बजट बना लेते हैं। This budget is usually created at the end of the previous year in the late 2024 based on the data from past year। कहते हैं कि ये इस बजट को जब हम लोग बनाते हैं तो पिछले साल का जो हमने बजट बनाया या इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट सेम प्रोजेक्ट था, उसी के असास पर इस दूसरे पूरी बजट को भी बना लेते हैं। उसको देख लेते हैं क्या क्या है, हम लोगों ने कौन सा सेक्शन या कौन सी चीज़ें हमारे ओवर बजट थी तो उसको रिड्यूस कर लेते हैं। अगले बजट में कौन से अंडर बजट थे तो उसके लिए जो एलोकेटेड बजट होता है उसको थोड़ा कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। और जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसमें हम अंडर बजट थे, नहीं मतलब ये ऊपर बजट हुआ था, सॉरी, अंडर बजट, ओवर बजट थे, यानी पैसे उसमें ज़्यादा लगे थे, जितने पैसे हमें एलोकेटेड किए थे उससे ज़्यादा पैसे लग गए हैं, तो उसके लिए अमाउंट को बढ़ा लेते हैं और फिर नया बजट बना लेते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं कि किस तरह दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड असाइनिंग मॉनेटरी वैल्यू टू एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज एग्रीड एग्जाम्पल ऑफ मेजरमेंट स्टेज इन अकाउंटिंग। यही जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, या पैसों के कितने पैसे खर्च होते हैं उस पर, इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मरहले को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। और इस मेजरमेंट में क्या है, यहाँ क्या है कि हम लोग बुदीजा बना लेते हैं उसको, हर सेक्शन को, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ओवर बजट को
उसके लिए पैसे बढ़ाते हैं, ये एनवायरनमेंट है। अंडर बजट है, उसके लिए पैसे रिड्यूस कर लेते हैं, उसका जो एलोकेटेड बजट है। फ़र्ज़ कर लीजिए हम लोगों ने स्टेशनरी के लिए एनुअली $15,000 12 महीने के लिए रखा है, लेकिन उतना उसमें सर्फ नहीं होते, उतने पैसे कॉस्ट नहीं होता है, पैसे खर्च नहीं होते हैं, तो क्या कर लेते हैं उसमें पैसे रह जाते हैं। तो जो नए साल का बगीचा बनाते हैं स्टेशनरी को रिड्यूस कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए हमने इस साल में एलोकेटेड बजट था $10,000। $10,000 में से $7,000 हमने खर्च किए, बाकी के $3,000 ओवर हो गए, ओवर बजट हो गए। इसे क्या कर लेते हैं 8,000 कर लेते हैं, 1,000 ओवर के लिए रखते हैं, हो सकता है ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो इसी तरह से फ़र्ज़ कर लीजिए हम प्रोग्राम के लिए जो हमने टेक्निकल सेक्शन में हमने जो पैसे एलोकेट किए, ये आपको वो ये बजट फ़र्ज़ कर लीजिए, ये देखिए ये टेक्निकल है। टेक्निकल में हमें पैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, तो क्या कर लेते हैं टेक्निकल के लिए फिर पिछले साल में हम ओवर बजट हो गए थे, यानी हमारे मसारिफ हमारे अखराजात, हमारा खर्चा और जो हमने उसको एलोकेट किया था उससे ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर क्या किया कि हमने रिक्वेस्ट की उसके लिए डायरेक्टर के लिए को एक लेटर भिजवा दिए कि भाई इसमें हम ओवर बजट हो गए, पैसे कम हैं थोड़े, हम लोग इस बजट में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, स्टेशनरी में पैसे कम लगे, वही पैसे उठा के हम प्रोग्राम में डाल लेते हैं या टेक्निकल सेक्शन में डाल लेते हैं। तो इस तरह से बजट बनता रहता है। चलिए जी शुरू कर लेते हैं कि बजट क्या चीज़ होती है और किस तरह से बनता है। हर एक बजट मोस्टली ये इसमें और भी कॉलम आ सकते हैं, लेकिन कॉमन तौर पे आम तौर पे ये कॉलम्स होते हैं। सीरियल नंबर होता है, जो ये सारे ये जो है ये सब सीरियल नंबर है। इसका नंबर हर एक नंबर वाइज है, इसी नंबर से ये सब पहचाने जाते हैं। ये A2.3 ये पहचाना जाता है, A2.2 से ये पहचाना जाता है, A.11 से ये पहचाना जाता है। ये सीरियल नंबर पहचान के लिए। डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी तफसीलात बताते हैं क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है, कौन सा बंदा है, प्रोग्राम मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, फाइनेंस डायरेक्टर है, फाइनेंस मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, जी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, क्या चीज़ें हैं, ये आपको शनासाई कर देता है कि क्या चीज़ है, क्या कर लेते हैं। यूनिट का मतलब अदर किसी, ये क्या है, कितने दिन के मंथ, कितने महीनों के लिए नंबर ऑफ यूनिट, कितने महीनों के लिए 12 महीने के लिए, कौन है ये। चले अब और इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट 12 महीने, यूनिट प्राइस पर महीने का कितना है ये, और टोटल प्राइस कितना है, इसको 12 में ज़र्ब करके इसको इसके साथ देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू लिख दीजिए दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 180,000। इसी तरह से सारे ऐसा करें। तो अब आते हैं बजट की तरफ। बजट में 4 चीज़ें होते हैं। पहले पर्सनल एम्प्लॉइज़ या स्टाफ होता है, दूसरे नंबर पे टेक्निकल होता है, तीसरे नंबर पर टेक्निकल कॉस्ट होता है, तीसरे नंबर पे ऑपरेशनल कॉस्ट, और चौथे नंबर पे एडमिन कॉस्ट होता है। ये जो 3 पहले वाले हैं ये एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए होता है। ये पर्सनल कॉस्ट वो नेशनल और इंटरनेशनल, टेक्निकल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट, ये एक फर्म को चलाने के लिए ये 3 चीज़ें इस्तेमाल। और एडमिन कॉस्ट जो होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी उसका जो मेन ऑफिस होता है जहाँ पे उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जहाँ से वो अपने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं अदर प्रोविंसेस में या अदर स्टेट्स में या अदर जगहों पे, तो उसको चलाने के लिए एडमिन कॉस्ट आते हैं। अभी आपको मैं समझा देता हूँ इसके बाद। अच्छा, तो आते हैं पहले नंबर पर हम अपने पर्सनल या एम्प्लॉइज़ को लेते हैं। अब पर्सनल या एम्प्लॉइज़ 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, अपने मुल्क के होते हैं, उसको नेशनल स्टाफ कहते हैं, और एक और होते हैं जो बाहर के मुल्क से आके यहाँ पे काम कर लेते हैं, हमारे मुल्क में काम कर लेते हैं, तो उसको इंटरनेशनल कहते हैं। यहाँ के रेजिडेंस नहीं है लेकिन यहाँ रहते हैं, रेजिडेंस है लेकिन यहाँ के परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। यहाँ का वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, मकामी बाशिंदे नहीं है, ऐसे कह देंगे, बाहर से आए हुए हैं, कुछ मदद के लिए हैं, कुछ वक्त के लिए काम कर लेते हैं, तो जब उसका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं।
इंटरनेशनल में आते हैं क्या है, ये देखिए मैंने उसको एक दिया हुआ है, फिर इसके बाद A.1 इंटरनेशनल पर्सनल लिखा है। क्यों जी? क्योंकि ए में हमारे पास एक इंटरनेशनल है, उसको 1 नंबर दिया है, और नेशनल को 2 नंबर दिया है, A.2। इस डिफरेंस को याद रखिए हमेशा। जब भी आप एक ही सेक्शन में दो तरह के लोग वो सेम होते हैं, लेकिन उसकी रेजिडेंसी में फ़र्क होता है, या उसके बाशिंदा जो जिसको कहते हैं उसमें फ़र्क होता है, तो दो तरह के लेते हैं, A.1 लेते हैं, A.2 लेते हैं। तो A.1 इंटरनेशनल पर्सनल में आते हैं जनाब। A.1.1 प्रोग्राम मैनेजर, कितनी मदद के लिए? 12 महीने के लिए, यानी 1 साल के लिए। पर मंथ सैलरी क्या है? 15,000। कितना बनता है टोटल? 18,000। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू 15,000 इंटू 12, ये बनता है 1,80,000। आसान सी बात है। यहाँ इज इक्वल का साइन लिख दीजिए, फिर दिस, फिर उसके बाद ज़रब का जो निशान होता है यहाँ पर स्टार जो होता है वो दबा के इसके साथ कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली 1,80,000 आते हैं। इसी तरह से जनरल मैनेजर कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। कितना है और पर महीने का सैलरी उसका, या उसकी उसको तनख्वाह भी कहते हैं, और हिंदी ज़बान में बघाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बघार कहते हैं मेरे ख्याल में। हिंदी में मुझे नहीं याद है, लेकिन उर्दू में तनख्वाह कहते हैं, इंग्लिश में सैलरी कहते हैं। कितना था? 1,02,000। तो उसके बाद इसका टोटल निकलता है। ये तो नहीं कि बस उसमें दो दो बंदे होते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट ओनली 2 पीपल लिखा है। यहाँ हो सकता है 20 बंदे हो, 30 हो, 40 हो, 80 हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, हज़ारों तक हो, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 बंदे लिखे हैं। A.1.1, A.1.2, सब टोटल। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि ये सिर्फ टोटल ऑफ इंटरनेशनल स्टाफ नहीं लिखे, या इंटरनेशनल पर्सनल नहीं लिखना चाहिए, इसके साथ सब लिखना चाहिए। अगर आप सब नहीं लिखेंगे तो आपका ये जो बजट बनाने का तरीका है, ये जो आपने बजट बनाए, ये गलत है, ये सही नहीं है। सब का मतलब है पार्ट ऑफ, ये इसका एक हिस्सा है। हाँ, आखिर में जब मुकम्मल हो गया तो फिर ग्रैंड टोटल आप लिख देंगे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिख देंगे। तो जनाब ये तो हो गया। और एक बात और ध्यान में रखिए, जहन में रखिए कि इस अमाउंट से आगे ना बढ़े। फर्ज कर लीजिए इसकी सैलरी है 15,000, तो आप ऐसा नहीं करेंगे 15,500 कर लेंगे, और जब आप आए तो इससे ओवर बजट होगा। ओवर बजट नहीं करना है, इस लिमिट से क्रॉस नहीं करना। और अगर आपको क्रॉस भी करना है तो आपको एक रिक्वेस्ट लिखना होगा, एक दरख्वास्ती एक लेटर लिखना पड़ेगा। फिर वो प्रोसेस आपको तय मराहल करना पड़ता है। फिर आप पहले फाइनेंस डायरेक्टर को लिखते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर, फिर कंट्री डायरेक्टर को, या ये सॉरी रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर कंट्री डायरेक्टर से। इस तरह से एक बहुत बड़ा सिलसिला है। वो मंजूरी लेते हैं, उसको अप्रूव कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद ओवर बजट कर लेते हैं। इन द सेम में ऐसा ही A.2, देखिए जी ये दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए A.2 A.1 था इंटरनेशनल, ये A.2 ये दूसरा नेशनल स्टफ है। इसके लिए कैसे लिखते हैं? A.2.1 फाइनेंस डायरेक्टर, कितने वक्त के लिए? 12 महीने। कितना का सैलरी है पर महीने? 12,500। टोटल कितना बनता है? 1,50,000। इसी तरह से A.2.2 फाइनेंस मैनेजर, कितने मदद के लिए? कितना वक्त के लिए? ये 12 महीने के लिए। कितना है पर महीने सैलरी? 7,500। कितना बनता है? 90,000। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर भी, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या होता है? A.21, A.22, A.33। इसी तरह से सीरियल नंबर, ये 1, 2, 3, ये तो लिखना पड़ता है, फिर 1, 2, 3, ये तो होता ही है। अगेन आपको कह दो कि यहाँ पर आप सब टोटल कर लीजिए। और इसका टोटल कैसे निकालते हैं? अगर एक्सेल में कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वापस सेम लगा दीजिए, तो वो एम का साइन होता है, उसे पे क्लिक कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली आता है। वो ऐसा नहीं कर लग सकते, तो आप लिख कीजिए इज इक्वल टू सम, देन दिस प्लस दिस प्लस दिस, ब्रैकेट क्लोज। पहले
is equal to sum bracket start this plus this bracket close, एंटर दबा लीजिए तो आपका ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन आसान सी बात यह है, फार्मूला बार है, उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ये आएगा। ओ अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं टेक्निकल कॉस्ट। टेक्निकल कॉस्ट जिसको कहते हैं, टेक्निकल कॉस्ट उन चीज़ों को कहते हैं जिनकी मदद से हम अपना प्रोजेक्ट या अपने बिजनेस को चलाते हैं, अपनी दुकान को चलाते हैं, जो भी कारोबार होता है वही टेक्निकल की मदद से चलाते हैं। फ़र्ज़ के लीजिए आपका एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अलावा मशीनरी में आपको रोलर की ज़रूरत पड़ती है, डंपर की ज़रूरत पड़ती है, एक्सकावेटर की ज़रूरत पड़ती है, और जो जो ये आसफाल्ट की मशीन है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब किस में आता है? टेक्निकल में आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सीधा सादा सा लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है आपको, डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ती है आपको, प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है आपको, चेयर की ज़रूरत पड़ती है आपको, टेबल की ज़रूरत पड़ती है आपको, ये सब कुछ चीज़ें इस पर टेक्निकल में आते हैं। तो इसको लिखने के लिए तो ये जनाब B.3.1.1 क्या मतलब? पहले 3 में ये लैपटॉप कंप्यूटर कितना है? कितने? 20 पीस। पूरे साल में आपको कितने पीस की ज़रूरत होती है? 20। प्राइस कितना है एक पीस की? प्राइस उसकी है जनाब $800, ये बनता है $16,000। आप ऐसा ना कर लें कि इसका एक कंप्यूटर, अरे यार ये कंप्यूटर तो बहुत बढ़िया है, चले जी 850 का ले रहे थे तो क्या बात है, कह देंगे पैसा बढ़े। नहीं, अगर आप 850 कर लेंगे तो यह पर $50 पड़ गया तो आपका जो फाइनेंस डायरेक्टर आपको रिपोर्ट चेक कर लेगा, कह देगा ये 16,000 से कैसे ₹50 बढ़ गए, या 100 भाई या 2 या 16,000 17,000 कैसे हो गए। तो ओवर बजट नहीं करना। और इन केस अगर चारा ही नहीं था और आपको इससे महंगा, इस कीमत पे आपको कंप्यूटर नहीं मिलता है तो महंगा लेना पड़ता है, तो फिर इस सूरत हाल में आप ऐसा कर लेते हैं, एक लेटर अपने फाइनेंस डायरेक्टर को और कंट्री मैनेजर को लिखते हैं कि भाई लैपटॉप बाज़ार में महंगे मिलते हैं, हमें 20 लैपटॉप की ज़रूरत है, आप लोगों ने एलोकेटेड बजट में 800 लिखा है लेकिन ये 900 का 1000 का मिलता है। तो फिर वो ऐसा कर लेते हैं, आपको परमिशन देते हैं, उसके बाद आप ख़रीद लेते हैं, और फिर फाइनेंस डायरेक्टर या फाइनेंस मैनेजर उसी लेटर के बिना पर आकर इसकी कीमत को 800 से 1000 या 900 या 850 कर लेते हैं और इस भी बढ़ा देते हैं। ये कानूनी तौर पे होता है। अगर आप ले ख़रीद लेंगे तो फिर आपको अपने पॉकेट से मनी पे करना पड़ेगा, जितना भी ओवर स्पेंड कर लेंगे इजाज़त के बगैर वो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे सेम वे डेस्कटॉप में कितने पीसेस? 40। कितने का है? 500 का। कितने बन गए एनुअली? 20,000। इससे भी हमें ओवर बजट नहीं करना चाहिए। तो आते हैं ऑफिस सप्लाई में। ऑफिस सप्लाई में मैंने जिस तरह से पहले आपको बताया कि ये चीज़ें हैं, लेकिन मैंने छोटी छोटी चीज़ें मद्देनज़र रखी है, ऐसे जैसे कोई $10 का तक की जो उसकी कीमत होती है, फ़र्ज़ कर लीजिए छोटी छोटी चीज़ें। आप क्या बताऊँ कि कौन सी चीज़ें होती है, लेकिन ऑफिस सप्लाई में होता है जिस तरह से आपको डेली स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, कॉटरेज की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंटर के पास प्रोजाजात की ज़रूरत पड़ती है, वो एक साल में 1500 अदद यानी 1500 पीस तक आप ख़रीद सकते हैं। और पर पीस का क्या प्राइस है? $10 है, तो एनुअली $15,000 है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पीस है $10 से उसकी कीमत महंगी है, फिर आप जस्टिफिकेशन लेटर लिख देंगे कि भाई ये 1500 पीसेस मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसे थोड़े लेता हूँ, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा है, या $20 या 30 या 50 या 100 एनी है, उसके लिए जस्टिफिकेशन लिखते हैं कि फिर उस आपको लोग मंजूर करके आपको इससे ओवर प्राइस मंजूर करके या अप्रूव करके दे दे, तो फिर आप कर सकते हैं कि आगे बढ़ जाए। इसी तरह से मिसलेनियस में क्या आता है? ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, गाड़ी के लिए तेल लेना पड़ता है, कभी कभार बिल वगैरह पे करना पड़ता है, कभी कभार कुछ खुराक के लिए कुछ चीज़ें आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। इमीडिएटली ऐसी चीज़ें जो प्रोजेक्ट के लिए आपने नहीं लिए, इमीडिएटली एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपको कितना है? 100 है,
और कितने वैल्यू तक, 10-12 डॉलर से आगे तक नहीं बढ़ सकते। बस ये इतनी की वैल्यू की वो चीज़, इतनी प्राइस की एक पीस लीजिए, और 100 पीस से ज़्यादा ले भी नहीं सकते। तो एनुअली 1200 उसके लिए एलोकेटेड बजट है। इससे ओवर बजट नहीं करना। अगर ओवर बजट हुआ तो फिर समझ लीजिए कि आपका काम खराब हो गया, आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। और अगर फिर आपको लेना ही है, जो मैं तरीका बताया को दरख्वास्ती कर लीजिए, उसी के असास पर आपका ये काम हो जाएगा। तो अब फिर टोटल कर लेते हैं उसी तरह से। सम इज इक्वल टू सम, ये 4 5 4 10 जितना भी उसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर दबा लीजिए तो ऑटोमेटिकली आता है। या अगर ऊपर जाके वहाँ पे सम का जो सम की जो अलामत है उस पर क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये आपके पास आता है। इसी तरह से सी ऑपरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन में मैंने आपको पहले ही से बताया कि इसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, अब प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है, वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, कैश वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन ये मैंने अपने मुख्तसर करके आपको दिया है। जो एक केस वर्कर, एक ड्राइवर, प्रोग्राम सप्लाईज दिया है, यूटिलिटीज दिया हुआ है। ये इस तरीके से तरह होता है। देखिए C.3.1, क्यों 3? क्योंकि ये तीसरा आ गया। यहाँ पर मैंने 3 नहीं लिखा है, सॉरी, 3 भी लिखना चाहिए था, 3 यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दिस। ये यहाँ पर लिखा है फिर मैंने। केस वर्कर कितने महीने के लिए? 12 महीने। कितना सैलरी है? 3000। एनुअली कितना है? 36,000। डोंट क्रॉस दिस लिमिट्स। ड्राइवर कितने हैं? एक है। 12 महीने के लिए कितने है उसकी सैलरी? 2500। देखिए जी, एनुअली कितना बन गया? 30,000 जी। फिर उसके बाद 3.3 में क्या है? प्रोग्राम सप्लाई से कितने पर? 1000 तक चीज़ें हम इस प्रोग्राम के लिए ले सकते हैं। और कितना यहाँ पर मैं डॉलर्स का अलामत भूल के हूँ, सॉरी फॉर दिस। यहाँ कितना होगा? $10 का। और टोटल कितना आएगा? $10,000 का। इसी तरह से यूटिलिटीज़ में क्या आता है? यूटिलिटीज़ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, टेलीफोन बिल भी आता है, वाटर या HOV भी आता है, पार्किंग भी आता है, जो कुछ भी है छोटे छोटे बिल पे करने पड़ते हैं। यूटिलिटीज में मंथ में होता है कितने? 12 महीने के लिए कितना है पर महीने के लिए? $300, टोटल $3600। ये जो 3 पार्ट्स थे, ये सब एक प्रोजेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। दे बिलोंग टू अ प्रोजेक्ट, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट। बट दिस पार्ट, द फोर्थ पार्ट, दिस इज also related to the to the project, but only the amount which is paid to this to the reject। मतलब ये कि इसमें ये भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल परमानेंट उसी का हिस्सा है। ये मेन ऑफिस है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं, उसको देखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं। प्रपोजल आपने जीत लिया वहाँ से, तो आपने प्रोजेक्ट जीत लिया, तो उसमें आप अपने जो मेन ऑफिस के खर्चे हैं, जैसे डायरेक्टर की सैलरी है, प्रोग्राम मैनेजर की सैलरी है, जनरल मैनेजर की सैलरी है, अकाउंटेंट की सैलरी है, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट डायरेक्टर, बहुत सारे होते हैं उसमें। मैंने कहा ना कि ये तो छोटा लिखा है, उसमें हज़ारों तक भी आ सकते हैं, 100 तक भी आ सकते हैं, 10 तक भी आ सकते हैं, जितना भी है फिर वो इसमें लिख देते हैं। तो ये देखिए, ये डायरेक्टर की सैलरी 12 महीने तक कितना? 12,500 हर महीने। कितना? 1,50,000। नो लिमिट, नो क्रॉस दिस लिमिट। तो फिर प्रोग्राम मैनेजर, जनरल मैनेजर कितने वक्त के लिए? 12 महीने के लिए। कितना है? 9,166.66, ये 1,10,000 एनुअली इसका आता है। फिर उसके बाद रेंटल एक्सपेंसेस कितना है? 12 महीने के लिए। ऑफिस का रेंट कितना है? 3,000 इसमें आप ऑफिस मेंटेनेंस में लिख सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत होती है उस ऑफिस को चलाने के लिए, इस तरह लिख दीजिए। तो जनाब ये भी सब टोटल आ गया हमारे पास 2,96,600। इस तरह से इनको कैलकुलेट, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब आते हैं इसकी तरफ कि भाई ये कैसे आ गया इतना? 1,01,29,800 डॉलर, ये कैसे आ गया? सॉरी। तो इसको हमने ऐसा किया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू सम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाया तो हमारे पास टोटल बजट आ गया 1,129,800। 1,01,29,000, या इसको आप लोग करोड़ भी कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,00,000, 10,00,000। ये 10,00,000, 1,29,800, ये
इस प्रोजेक्ट का बजट था जो मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई मुश्किल है, तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे जलालुद्दीन13@gmail पे आप लोग ईमेल कर लीजिए। मैं आपको आपका मसला हल करके देता हूँ, या कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट्स में आपको हल करके देता हूँ। कमेंट्स इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि उसमें दूसरे लोग भी देख सकते हैं, उनका भी मुश्किल हल हो सकता है। तो जनाब ये था आज की वीडियो। उम्मीद आपको थोड़ा तो लंबा हो गया, 25 मिनट का हो गया, लेकिन क्या कि इसमें भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। तो इसके बाद जनाब अगला जो सबक होगा आपको थर्ड पार्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। उसमें आपको क्या सिखाऊंगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सिंगल बुक कीपिंग सिस्टम, जर्नल एंट्री सिस्टम, आपको जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती है वो सिखाऊंगा, कैश किस तरह होता है, इक्विपमेंट, ये सॉर्टिंग लेजर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, कैश इक्विपमेंट वगैरह वगैरह। और उसके बाद इनको कैसे ट्रांसपेरेंस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफरेंस के ट्रायल बैलेंस के डेबिट को लेजर के डेबिट कॉलम को ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट कॉलम को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये इस पर एक मुकम्मल चैप्टर बना हुआ है, उस चैप्टर में आपको बताऊंगा। अभी है इस लाइन में, फिर आपको हैंड्स दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है, फाइनेंशियल, ये मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। उम्मीद आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपसे मेरी इल्तिमास है कि प्लीज़ आप ये मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जी, मुझे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की ज़रूरत है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, जितने भी मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे, मैं उतना ही ज़्यादा इस काबिल रहूँगा कि मैं आपको और भी वीडियोस बना के दूँ, और भी बेनिफिटफुल वीडियोस बना के दूँ। तो जनाब अल्लाह हाफिज़।